जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद हैं तेरे। मैं अभिसार शर्मा। क्या आप जानते हैं कि मोदी सरकार में गृह मंत्रालय का ताजा फरमान क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पर इस ताजा फरमान के मुताबिक जो भी मजदूर जहां कहीं भी फंसा हुआ है वो वहीं पर रहे। यही नहीं, उसे अगर कोई नौकरी ढूंढनी है तो वो स्थानीय जो एजेंसीज है उसके साथ रजिस्टर कराए और वहीं पर वो कोई काम करे। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से यह तो स्पष्ट है कि जो गरीब मजदूर जहां जहां फंसा हुआ है, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बैंगलोर हो, वो जहां पर भी फंसा हुआ है वो वहीं रहे, मगर वो अपने घर जाने का प्रयास ना करे। यह दरअसल बात क्यों सामने उभर कर आई? क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई की बांद्रा में किस तरह से सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और वहां पर बवाल हो गया था। मीडिया ने उसे सही तरीके से रिपोर्ट करने के बजाय उसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ लिया था। क्योंकि ये मजदूर जहां पर फंसे हुए थे वहां एक मस्जिद थी, लिहाजा कई न्यूज चैनल्स ने यह तक कह दिया था कि क्या ये मजदूर मुसलमानों के भड़काने पर यहां इकट्ठा हुए हैं। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो कुछ और है। मुद्दा है दोहरे मापदंड का। मुद्दा यह कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी और की नहीं बल्कि खुद पूर्व और स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अनदेखी कर रही है। आप कहेंगे क्यों? आपको याद है पूर्व प्रधानमंत्री ने उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह से बैठकर क्या संदेश दिया था? राजधर्म का संदेश। और राजधर्म का यह संदेश क्या कहता है? अटल जी के मुताबिक राजा प्रजा में भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर। यह संदेश किसी और को नहीं बल्कि उन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया था। क्योंकि आपको याद होगा कि गुजरात में जबरदस्त दंगे हुए थे, 2000 लोग उस दंगे में मारे गए थे और अटल जी उससे कतई खुश नहीं थे। और उन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संदेश दिया था कि आप राजधर्म निभाएं। आज क्या हो रहा है? आज हम साफ तौर पर पक्षपात देख रहे हैं सरकारों का, और हम यह उम्मीद करते हैं कि हमारे मजदूर जहां हैं वहां फंसे रहें। आपकी स्क्रीन पर यह खबर, और हम बात कर रहे हैं गुजरात की, 2.5 लाख उड़िया मजदूर यहां फंसे हुए हैं। इस खबर के मुताबिक जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनकी बात रखते हैं, उनका यह कहना है कि गुजरात सरकार हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही। गुजरात सरकार ने हमारी हालत बद से बदतर कर दी है। इनकी एक शिकायत है जो सामने उभर कर आ रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसी गुजरात मॉडल की दुहाई दे रहे थे? जब आप मोटेरा स्टेडियम में हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकते हो तो क्या इन गरीब मजदूरों की बात नहीं कर सकते? अब एक और खबर देखिए। क्या आप जानते हैं गुजरात के एलजी हॉस्पिटल ने न्यूज 18 की इस खबर के मुताबिक वहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि गुजरात जैसे, और वो भी अहमदाबाद, वहां के सफाई कर्मचारी वहां के एक बड़े अस्पताल में हड़ताल पर चले गए हैं, वो भी उस वक्त जब हम कोरोना संकट का सामना कर रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती। आप ये वीडियो देखिए, बहुत ही मार्मिक वीडियो है। एक परिवार है जिसके सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और आप देखिए इनके साथ क्या बर्ताव किया गया। यह हालत है गुजरात के अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की। देखिए। हेलो, मारू नाम सोनू नागर है। 2 दिन पहले हमारा चेक हुआ था और हम 25 लोग पॉजिटिव डिटेक्ट हुए। यहाँ हम 3 बजे से सिविल हॉस्पिटल के नीचे है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सर। ऑलरेडी वी आर इल एंड नो वन आर रेस्पॉन्ड। कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्लीज, यहाँ हम 25 मेंबर्स है। यहाँ पे खाने पीने बिना पीपल आर स्टैंडिंग ओवर हियर। केस निकालने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, वो भी इतनी बदतमीजी से बात करता है सबसे। वो बोलता है कि लाइन में खड़े रहो, बार बार बोलता है लाइन में खड़े रहो। 50 आदमी की जगह पर वो एक ही इंसान काम कर रहा है। अब ये खबर देखिए, यहां पर 2 मजदूरों, एक राजस्थान से और एक उत्तर प्रदेश से, इन दोनों ने आत्महत्या कर ली है। दोनों सूरत में काम कर रहे थे।
एक का नाम है सुनील राय साहब चौहान, जो कि 22 साल का है, जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, और दूसरा प्रवीण बाबूलाल कल्लाल, जो कि राजसमंद का रहने वाला है। दोनों सूरत में रहने वाले थे। इन दोनों का यह कहना था कि डिप्रेस थे ये दोनों, वहां खुश नहीं थे, और इन दोनों ने आत्महत्या कर ली। दोनों यंग, दोनों युवा, और आप सोच सकते हैं अगर एक युवा आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है तो उसकी क्या हालत होगी। और आज यह सरकार हमसे यह कह रही है कि जो मजदूर जहां छुपा है या जहां बसा है वो वहीं पर रहे। और सरकारें क्या कर रही हैं? इसी गुजरात सरकार ने इस खबर के मुताबिक ऋषिकेश से 25 बसें चलवाई थी, जिसमें 1800 गुजरात के रहने वाले लोग पहुंचाए गए थे वापस गुजरात। ये सब रसूख वाले थे। जी हां, इन्हें तो पहुंचा दिया गया, और बताया जा रहा था इस पूरे ऑपरेशन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि यह दर्द मजदूरों के लिए क्यों नहीं आता आपका। अब आपको याद है जब कोटा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बसें चलवाई थी उन विद्यार्थियों के लिए जो कोटा में फंसे हुए हैं, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि यह सरासर अन्याय है। ऐसे में लॉकडाउन का हम कैसे पालन करेंगे अगर इस तरह से आवाजाही बनी रहेगी विद्यार्थियों की। ऐसे में तो कोरोना संकट और गंभीर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने नीतीश जी, मगर कथनी और करनी का फर्क देखिए। यही नीतीश कुमार जो उन विद्यार्थियों को लाए जाने पर रुदाली कर रहे थे, गुस्सा थे, अब इन्होंने यह विशेष अनुमति दी है। आपके स्क्रीन पर एक एमएलए हैं बीजेपी के, अनिल सिंह, इन्हें यह अनुमति दी गई है कि ये कोटा जाएं और अपने बच्चे को लेकर आएं। कुछ दिनों पहले तो आप ये कह रहे थे कि लॉकडाउन के साथ यह अन्याय है। और देखिए, जो बात कही नीतीश कुमार ने उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि खुद हमारे जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर। PM's appeal that people should stay wherever they are should be fully observed। प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि लोग जहां हैं वो वहीं बने रहें, इसका अनुसरण होना चाहिए, किसी और ने नहीं, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था, और वो भी जब कोटा वाली घटना के बारे में उनसे प्रतिक्रिया ली गई थी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, उसकी मैं बात करूंगा, मगर मैं बिहार की बात कर रहा था। नीतीश कुमार के दोहरे मापदंड। नीतीश जी, आपने कैसे अनुमति दे दी उस बीजेपी के नेता को ताकि वो घर से जाए और कोटा से अपने बच्चे को ले आए? क्या कह रहे हैं आरजेडी सांसद मनोज झा, आप खुद सुनिए। देखिए अभिसार जी, मैंने एमएचए का ऑर्डर देखा तो मैं तो एक बात स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि इस महामारी ने यह बता दिया है कि कुछ वर्ग विशेष को सहूलियतें हैं। लॉकडाउन उनके लिए एक प्रिविलेज का माध्यम है, और बाकी एक विशाल जनसमूह जिसको हम प्रवासी मजदूर की संज्ञा देते हैं, वो महज एक स्पंदनहीन उपकरण के अलावा कुछ नहीं है। जाहिर तौर पर जब आप कहते हैं घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इनके लिए घर क्या है? एक मनोवैज्ञानिक स्पेस भी होता है ना घर। ये ठिकाना है जहां वो रहते हैं, और आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि इनकी ट्रैकिंग होगी, चेकिंग होगी और ये काम पे लौट सकते हैं। क्या इन्हें खुद की चिंता नहीं है? अपने परिवार की चिंता नहीं है? मैं तो स्पष्ट तौर पे मानता हूं कि जब वो छवियां देखता हूं कि कोई साहब 3 बसों में किसी को ले आए, एक साहब गाड़ी से अपने बच्चे को कोटा से ले आए, उनके लिए सब कुछ है। समर्थ के नहीं दोष घुसाई। लेकिन हाँ, ये जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, प्रवासी मजदूर हैं, ये भारत के लोग हैं, बाकी लोग इंडिया के। मैं समझता हूं इस महामारी ने हमारे फॉल्ट लाइंस को, हमारे समाज की विकृतियों को सामने ला करके रख दिया है, और हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। प्रभु वर्ग को कोई चिंता नहीं हो रही है। सब कुछ आराम से हो रहा है, और इसलिए मैं समझता हूं कि शायद आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल होगी। अलग अलग तरह की छवियां मिलेंगी और डरावनी भी। साफ तौर पर इंसान और इंसान का फर्क दिखाई दे रहा है। राजधर्म में केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम हो रही है। आप कहेंगे कि भाई इसमें केंद्र सरकार का क्या दोष है? दोष तो योगी का है, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, क्योंकि उन्होंने भी इजाजत दे दी है इस खबर के मुताबिक कि कोटा में जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उन्हें बस से लाया जाए। आप कहेंगे कि भाई दोष तो इनका है,
यकीनन दोष उनका है, मगर एक मुख्यमंत्री अपने राज्य की जनता के लिए जितना कुछ कर सकता है वो करेगा। क्योंकि मुझे याद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली एनसीआर की बॉर्डर में 1000 बसें भेजी थी ताकि जो गरीब मजदूर हैं वहां से वो यूपी लाए जा सकें। उन्होंने कोशिश की थी। अब यही कोशिश शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब यह कहा गया है कि लॉकडाउन का अनुसरण किया जाए तो केंद्र सरकार यह क्यों करने दे रही है और यह दोहरे मापदंड क्यों? हम अपने गरीबों को क्यों भूल रहे हैं? क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया, आप खुद सुनिए। अभिषार जी, अच्छी बात है इन्होंने कोटा बस भेजी बच्चों को लाने के लिए। और भी अच्छी बात होती कि गरीब मजदूर जो फंसे हुए हैं महाराष्ट्र में, बेंगलोर में, अलग अलग सिटी में जो गरीब मजदूर फंसे हुए उनके लिए भी बस भेज देते ना। गरीब मजदूरों ने क्या गुनाह किया है? वो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, उनके छोटे छोटे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। वो भी तो उनके भी तो बच्चे हैं। उनके बारे में सरकार ने क्यों नहीं सोचा? सरकार हमेशा एक ही तबके के बारे में क्यों सोचेगी? गुजरात के लोग जब फंसे थे हरिद्वार में तो आपने बस भेज के गुजरात के लोगों को वहां भेज दिया गुजरात में, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो दूसरी स्टेट में फंसे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते हैं, रोड पे आ जाते हैं कि मेरे पास खाना नहीं है, मुझे बुला लो। फिर अभी आपने गृह मंत्रालय का देखा, एक फरमान जारी हुआ, जो जहां है वहीं रुक जाए, वहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। कहां करा ले? किधर करा ले? खाना तक तो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। आपने देखा नहीं कितने 500-500 हजार किलोमीटर लोग अपने गांव पैदल चल के आए, रास्ते में चलते चलते कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोगों के छोटे छोटे बच्चों को कंधे पे बैठा के अपने गांव तक पहुंच पाए। सरकार को इन पे तरस नहीं आया, सरकार ने इनके बारे में चिंता नहीं हुई, सरकार को नहीं लगा कि गरीब मजदूर की भी चिंता करनी चाहिए। क्या गरीब मजदूर का अधिकार इस देश पे नहीं है? इस देश की रीढ़ की हड्डी है गरीब मजदूर। रीढ़ की हड्डी इस देश का है, देश का स्वाभिमान है। वो अपना मेहनत करके अपने पसीना बहा के कमाते खाते हैं, किसी से हाथ फैला के मांगते नहीं है। लेकिन सरकार उनके बारे में नहीं सोचेगी, उनके स्वाभिमान के बारे में नहीं सोचेगी, उनके सम्मान के बारे में नहीं सोचेगी। उनको बेचारे अपने अधिकार के लिए हमेशा रोड पे आना पड़ता है। क्या गुजरात में उड़ीसा के लोग रोड पे नहीं आए? जब उनसे रहा नहीं गया तो रोड पे आके चिल्लाने लगे, मुझे सैलरी दो, पैसा दो, खाना दो, हम नहीं रह पाएंगे, नहीं तो हमें वापस मेरे उड़ीसा भेज दो। लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं होती है। तो जैसे मैंने कहा ना, इंसान और इंसान का फर्क यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। आप जानते हैं कल एक और घटना हुई है पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में 3 लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई इस शक पर कि ये लोग बच्चा चोरी करने आए थे या चोरी करने आए थे। पुलिस की नजरों के सामने पुलिस वहां खड़ी रही और 3 लोगों की मॉब लिंचिंग कर दी गई, जिनमें 2 हिंदू साधु संत थे। अब भारतीय जनता पार्टी इसको कॉमनलाइज करने में लगी हुई है, इसका सांप्रदायिकरण करने में लगी हुई है। संबित पात्रा, जी हां, यहां पर वो लिबरल्स को गाली दे रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कोशिश कर रहे हैं इसका सांप्रदायिकरण करने की। आज मैं संबित पात्रा तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसी कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया करीब 2.5 लाख उड़िया मजदूर बद से बदतर हालात में गुजरात में जीने को मजदूर हैं। संबित, क्या तुमने कभी आवाज बुलंद की उड़िया मजदूरों के लिए, उड़ीसा के इन मजदूरों के लिए? क्योंकि तुमने तो चुनाव लड़ा था। यह बात अलग है कि जनता ने तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वो बात अलग है। मगर जब तुम कोरोना संकट का जब हम सामना कर रहे हैं और समाज में दंगे फैलाने वाला काम करने वाले बयानात दे रहे हो तुम, तो क्या तुमने उड़ीसा के इन मजदूरों के लिए आवाज उठाई? और संबित, अगर तुमने आवाज नहीं उठाई तो आज मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, मेरी बात ना सुन के मगर उनकी आवाज सुन के तो आज आवाज उठाओ। है तुम में हिम्मत संबित पात्रा उड़ीसा के उन मजदूरों के लिए आवाज उठाने की जो बेचारे वहां गुर्बत में जीने को मजबूर हैं, बदतर हालात में जीने को मजबूर हैं, वो जगह जिसे गुजरात मॉडल का नाम दिया गया? तुम्हारी हिम्मत कहां है संबित? कहां से तुम सवाल खड़ा करोगे अपनी ही गुजरात सरकार पे? और इनके आपके स्क्रीन पर यह शख्स, यह HD कुमारस्वामी, पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के। इसी कोरोना संकट के दौरान इनके बेटे की शादी हुई, तस्वीरें आपके सामने हैं। और जब इनसे बाद में पूछा गया तो ये कहने लगे कि हमने 12 से 13 डॉक्टर्स से सलाह मशवरा किया था। इन धन्ना सेठों, इन रसूख के लोगों और गरीबों में जो फर्क है ना दोस्तों, वो शर्मनाक है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं और फिर दोहराऊंगा, हर संकट जब भी इस देश के सामने आया है ना, तो हम हमेशा अपने मुकाम से ऊपर उठकर हमने अपने चरित्र का परिचय दिया है।
हमने हमेशा एक शानदार मिसाल दी है, मगर यह कोरोना संकट है जिसने हम सबको एक्सपोज कर दिया है, हमारे अंदर के बदनुमा चेहरे को एक्सपोज कर दिया है। हमारे रसूख वाले लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे एचडी कुमारस्वामी हो, चाहे संबित पात्रा जैसे लोग हों, या तुमने गुजरात सरकार की जो मिसालें मैंने तुम्हें बताई अभी अभी, ये मिसालें आपके सामने। और दूसरी तरफ गरीब, उसकी हालत बद से बदतर, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सारे नियम कानून उसी गरीब के लिए हैं, इन रसूख वालों के लिए नहीं है। आज इस संकट ने हम सबको आईना बताया है कि हम अंदर से कितने बदसूरत हैं। मैं जानता हूं, यह बात मैं बार बार आपसे कहता हूं, मगर क्या करूं, हम में से कई लोग इतने बेशर्म हैं कि अब भी इस मुद्दे के सांप्रदायिकरण करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और जानते हैं, ये कोई जाहिल लोग नहीं है, ये आपके और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों में बसने वाले प्रिविलेज्ड लोग। ये इस मुद्दे में हिंदू मुस्लिम करने का बहाना ढूंढते हैं। खैर, जो आपकी इच्छा है आप कीजिए। मैं तो बोल के लब आजाद है तेरे में इसी तरह से मुद्दे उठाते रहूंगा, आपके सामने लाता रहूंगा। नमस्कार।